डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम चैप्टर 9 में चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। इसमें लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें पढ़ी थी या डिस्कस की थी वो थी कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है हमारा, हम थोड़ा सा उसी को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा उसके बारे में एक दफ़ा फिर मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होती है। करेक्टर डेटा टाइप के बारे में समझने के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि जो भी कंप्यूटर में जो कुछ भी टाइप किया जाता है कंप्यूटर के लिए उसे समझना पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो ज़ीरो वन की फॉर्म में ना हो। कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो ज़ीरो वन की फॉर्म है। ये बड़ी मशहूर एक मूवी आई थी किसी दौर में, वो इसका हाँ, वो बड़ी बड़ी एक मशहूर मूवी आई थी, दी मैट्रिक्स। तो अगर आपने, जो स्टूडेंट्स इस बारे में देखते हैं वो दिलचस्पी रखते हैं, उनको पता होगा कि जो मैट्रिक्स थी जिसमें वो जो हीरो के बारे में दिखाते हैं, उसमें सामने एक स्क्रीन चल रही होती है और हीरो बाहर किसी जगह पे कोई एक्शन, किसी भी जगह घूम फिर रहा होता है, कोई भी एक्शन कर रहा होता है। लेकिन जो उनका जो मेन कंट्रोल टावर होता है ना, जहाँ वो बार्ड हेडेड, वो जो गंजे से सर वाला मौजूद है, उसके सामने एक स्क्रीन चल रही होती है और उस पर ग्रीन रंग की स्क्रीन होती है जिसमें ज़ीरो वन ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। तो वो ज़ीरो वन की लैंग्वेज है, अगर आपने देखी हो। वैसे भी ज़ीरो लैंग्वेज वन की लैंग्वेज अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, लेकिन वो बड़ी अच्छी है। उसमें ज़ीरो वन, अब वो बंदा ज़ीरो वन की लैंग्वेज समझता है तो वो फ़ौरन उसे ट्रांसलेट करके उसकी इंग्लिश की मीनिंग उसे समझ आ रहे हैं। ठीक है, और वो साथ बताता जा रहा है कि अब ऐसे हो रहा है, अब इस तरह हो रहा है। तो यहाँ भी कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो ज़ीरो वन की लैंग्वेज है, और ज़ीरो वन की लैंग्वेज में सबसे पहले ये तय करना होता है कि किस चीज़ का क्या मतलब होगा। उसके लिए कोडिंग स्कीम आई हुई है। जिस तरह हर लैंग्वेज के एक वर्ड का दूसरी लैंग्वेज में कोई मतलब होता है, और किसी दूसरी लैंग्वेज का, किसी मिसाल अरबिक है, उसको आप इंग्लिश के साथ कंपेयर करें, या फ्रेंच है उसको इंग्लिश, फ्रेंच की किसी वर्ड की ट्रांसलेशन इंग्लिश में मौजूद होगी, इस तरह इंग्लिश की किसी वर्ड की ट्रांसलेशन फ्रेंच में मौजूद होगी, दोनों के लिए एक एक वर्ड दोनों में मौजूद होगा। ठीक है, इस तरह एक कोडिंग स्कीम आई हुई है जो क्या करती है, कंप्यूटर पे दिए हुए टाइप किए गए कोई भी की वर्ड को, कोई भी करेक्टर को कंप्यूटर में ज़ीरो वन की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ताकि कंप्यूटर को समझ आए कि इसका मतलब क्या है और फिर जो काम हम इससे लेना चाहते हैं वो करते रहे। ठीक है, तो इसमें मशहूर है वास की कोडिंग स्कीम। ये बहुत मशहूर है, लेकिन ये इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 128 कैरेक्टर्स मुख्तलिफ़ किस्म के आ सकते हैं, और जो बहुत थोड़े हैं। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स जो आजकल कंप्यूटर में आ रहे हैं वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। अब इसके अलावा जो कोड है यूनिकोड, उसमें तकरीबन 65,535 डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं, मुख्तलिफ सिम्बल्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत गुंजाइश है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक थोड़ा सा तारुफ करा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन का मतलब यह होता है कि एक जिसको सॉल्व किया जाए और उसका कोई रिजल्ट आए। द सोल्यूशन solution of an expression outputs a value। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जब आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इंटीजर एक्स, और मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। अगर मैं ये स्टेटमेंट एक्स में मैंने स्टोर करवाया हुआ है, सपोज मैं स्टोर करवाया हुआ है जी एक्स में 25। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ अगर एक्स प्लस 100, तो ये एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि x के अंदर कुछ स्टोर हुआ है 25, और 100 इसके अंदर ऐड होगा, 125 रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी। इसी तरह कोई और दो वैल्यू है, सपोज एक वेरिएबल m है और एक n है, m बाय n करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, इसका आउटपुट क्या आएगी, कोई वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह a प्लस बी कर दें तो ये भी दो वेरिएबल हैं। ठीक है, इनके अंदर भी कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हुई है, दोनों को जमा करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक
एक्सप्रेशन। अब हम आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर पे। ये नेक्स्ट टॉपिक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हम कहते हैं, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर ये हैं जिन ये ऑपरेटर जो हैं जिनकी मदद से कोई ऑपरेशन किया जाता है। मसलन प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई का साइन स्टेरिक, और उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड के लिए ये साइन यूज़ होता है। और एक नई चीज़ है जो आपके लिए पहले इस्तेमाल नहीं हुई होगी, और वो है जी मॉडुलस ऑपरेटर। इसको हम आगे देखेंगे कि मॉडुलस ऑपरेटर करता क्या है। परसेंट साइन मॉडुलस ऑपरेटर को कहते हैं। ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है। तो ये 5 जो हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और ये जब अप्लाई होते हैं तो हमें कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये पेज नंबर 209 पे है, तो टेबल भी है, यहाँ पे भी ये चीज़ दी हुई है। उसके बाद हम आते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर, और हम इसको कह देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। तो ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। जो इससे पहले हमने जो पढ़े हैं ये वाले, ये भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं ये लिखूँ, अगर मैं ये लिखूँ सी और कोई ऐसा ऑपरेटर यूज करूँ, ये पावर का सी डिवाइडेड बाय 4, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो हो सकता है, लेकिन ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में 5 ऑपरेटर आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस, ठीक है। तो ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक। आल्दो के होता ये भी अगर इस तरह ना लिखें, अगर इसको इस तरह ना लिखें तो ये असल में सी की पावर 4 का मतलब है सी को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो दरअसल में ये भी बन वो ही जाता है, सी क्रॉस सी क्रॉस सी 4 दफ़ा लिख दें तो यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ही इस्तेमाल हुआ। तो सी की पावर 4 भी दरअसल में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ही है, क्योंकि इसका मतलब यही है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो शायद ही कोई ऐसी स्टेटमेंट मिले जिसमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल ना होता हो, ठीक है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पे ही सब कुछ चल रहा है। उसके बाद है जी डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर कैसे काम करता है, यहाँ इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो डेफ सी प्लस पे ओपन करता हूँ, तो वहाँ पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए कि डिवीजन ऑपरेटर किस तरह काम करता है। यहाँ पे मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, उसको मैं सेव करता हूँ, सेव एज, और इसमें कह देता हूँ जी डिवीजन। अब इसमें हम आते हैं जी include stdio.h। अब यहाँ पे हम आते हैं तो डिवीजन ऑपरेटर की बात करते हैं। एक वेरिएबल डिवीजन ऑपरेटर के लिए हम ले लेते हैं इंट आई, एक वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं 5, और एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट जे, इसके अंदर स्टोर करा लेते हैं जी 25, और उसके बाद हम लिखते हैं जी एक वेरिएबल बना देते हैं डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन अगर हम करते हैं, देखते हैं कि इंट की डिवीजन लेते हैं, डिवीजन जे के ले लेते हैं, के, और के में हम क्या करते हैं, के इक्वल जे, बल्कि 5 की जगह मैं 6 करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 6, क्योंकि 5 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जे बाय आई। और अब मैं प्रिंट एफ करा देता हूँ उसे, प्रिंट एफ डबल कोट्स, इसमें मैं के को प्रिंट करवाना है, तो मैं लिख देता हूँ के रिजल्ट इज परसेंट, इंटीजर है तो परसेंट डी आ जाएगा। ये बाद में फिर क्लियर कराऊंगा इसमें, अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं। सिर्फ सिर्फ इस लाइन का ये मतलब है कि मैं अभी प्रिंट करवा रहा हूँ के को, और यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, गेट सी एच। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल, और अब हम इसको उसके बाद रन करते हैं। तो देखें रिजल्ट इज़ 4। 4 इसलिए आया है
कि जब मैंने 25 को 6 डिवाइड किया, 25 और 6, तो 6 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 ज़रबे 4, तो 6 4 ज़ार क्या बनता है जी 24। तो रिमाइंडर क्या बनता है, बच क्या जाता है 1। लेकिन डिवीजन ऑपरेटर हमेशा आपको क्या देगा, डिवीजन ऑपरेटर आपको हमेशा जो मल्टीप्लाई की जा रही है चीज़ वो देगा। अगर मैं आपको ज़्यादा बेहतर समझाना चाहूँ तो मैं पेंट ओपन करता हूँ, उसके अंदर आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं पेंसिल लेता हूँ, इसमें अगर मैं ये इस तरह डिवीजन करूँ और 6 को यहाँ पे रखूँ, 25 को मैं अंदर रख दूँ, तो 6 4 ज़ार 24 और रिमाइंडर 1। तो जब आप डिवीजन ऑपरेटर लगाते हैं तो आपको ये चीज़ मिलती है, ठीक है। डिवीजन ऑपरेटर आपको ये 4 देता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है जिससे मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वो है मॉडुलस ऑपरेटर। वो मॉडुलस ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो इस सेंस में कि ये देता है जी 25 को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ और मैं लिख दूँ 6 4 ज़ार 24 रिमाइंडर 1, जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो हमें ये चीज़ रिमाइंडर देता है, ठीक है। यहाँ एग्जांपल लिया, आपको क्लियर हो गया होगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें ये देता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का साइन जो है वो ये परसेंट का साइन है। तो होपफुली, और ये डिवीजन का साइन जो है ये आप देखें तो ये वाला साइन है। तो अब आपको दोनों का फ़र्क क्लियर हो गया होगा कि जब आप इस एग्जांपल के मुताबिक ये करेंगे 25/6 डिवाइड कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा 4, जैसे मैंने यहाँ भी अभी एक्सप्लेन किया है। ये वाला रिजल्ट आपको मिलेगा 4। डिवीजन आपको इस तरह सॉल्व करके देती है। और मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर। जैसे आप अब कॉलेज में दाखिल होते हैं तो आपको क्या पहला काम करना पड़ता है कि आपको अपने रोल नंबर डिवाइड करने पड़ते हैं जितने टीचर की तादाद होती है, और फिर रिमाइंडर की बेस पे फैसला होता है कि आपने किस क्लास में बैठना है। जैसे हमारी क्लास का रूल है, यहाँ पे 3 टीचर होते हैं, एक 3 टीचर से आप 3 से डिवाइड करते हैं अपने रोल नंबर को। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो अगर 0 बचता है तो सेक्शन ए, 1 बचता है सेक्शन बी, और 2 बचता है तो सेक्शन सी। तो रिमाइंडर एक तरह से काम आ गया। तो हमें रिमाइंडर की भी ज़रूरत पड़ती है कि इस तरह इवन ऑड फाइंड करना है, तो उसके लिए भी जिसका 0 बच जाता है वो इवन है, 2 पे डिवाइड करें, अगर 0 बच जाए तो इवन, और अगर 1 बच जाए तो ऑड, ठीक है। अब मगर यही काम मैं ऐसे करूँ, इसकी जगह मैं साइन चेंज कर दूँ और मैं अब मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल करूँ, तो वो आप देखेंगे रिजल्ट 1 आएगा। अब रिजल्ट ये वाला आएगा जो मैंने यहाँ पे बताया, ये सेकंड वाला रिमाइंडर मॉडुलस ऑपरेटर। मैंने अभी यहाँ क्या यूज़ किया, मॉडुलस ऑपरेटर। अब मैं यहाँ पे इसे कंपाइल करता हूँ और फिर मैं रन करता हूँ, देखें 1 आ गया, ठीक है। अब इसने हमें रिमाइंडर दे दिए। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमारे पास किस तरह डिवीजन हो रही है। अच्छा, उसमें ये तो मैंने जो डिवीजन किया, मॉडुलस ऑपरेटर किया, ये इंटीजर के लिए किया है। अगर मैं फ्लोट के साथ डिवीजन करता हूँ तो मैं इसे चेंज करता हूँ, फ्लोट आई, और मैं इसके अंदर स्टोर करवाते हैं खाली 6 नहीं लिखूँगा, 6.0 करूँगा इसे। और इस तरह मैं इसे कहता हूँ फ्लोट जे 25.0। अब देखते हैं कि फ्लोट के अंदर पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ्लोट जो है जो रियल नंबर्स की डिवीजन होती है। मिसाल के तौर पर इसी में आ जाए यहाँ पे, तो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे डिवीजन कर रहा होता है तो वो यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको वो 10 कर देता, और 6 1 ज़ार 6 मज़ीद आगे चलता रहता, 4 बच जाता, फिर इसको जो है ना 0 लगा के और बढ़ाते रहते। तो वो रियल नंबर की डिवीजन तो ख़त्म ही नहीं होती, एक दफ़ा पॉइंट में चली जाती है, फिर आगे जाती रहती है। मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के लिए यूज़ होता है, क्योंकि सिर्फ इंटीजर के अंदर ही हमें जो है वो रिमाइंडर मिलता है। अगर आप रियल नंबर जैसे मैंने अभी किया है इस तरह डिवीजन करें जैसे कैलकुलेटर में होती है, तो पॉइंट के बाद इसको मज़ीद आगे लेके चलेगा, वो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिवीजन में और इसमें क्या फ़र्क है। ये जो फ्लोट पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और इन लेक्चर्स को रेगुलरली पढ़ते रहें। इनके ऊपर मैंने अभी आपसे कोई असाइनमेंट आपको दूंगा, वो आपने मुझे सॉल्व करके देनी होगी, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली आपके पेपर होंगे, बगैर तैयारी किए, बगैर लेक्चर पढ़े आप पेपर नहीं दे सकेंगे।